जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कौन सा कथन गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो गलत है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सामूहिक रूप से मीन्स टुगेदर दे स्विम टुगेदर दे सिंक। जब लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो उन मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ता है जो राज्यसभा से हैं। ये बिल्कुल भी सही कथन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। तो ये भी सही है। कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं है तो बचाव करने का मौका मिलेगा या इस्तीफा देगा, ये भी सही कथन है। अगर कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा कि क्यों सहमत नहीं है। अगर उस पर विचार करने के बाद लगा कि सही बात है तो ठीक, और नहीं तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कोई मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार जो कैबिनेट है कोई डिसीजन ले रहा है वो चाहेगा कि नहीं ऐसा नहीं कुछ और हो। तो अगर सच में उसकी बात जायज है तो वो मानेंगे या तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, बॉस इज ऑलवेज राइट। भारत के प्रत्येक मंत्री का एक कानूनी जिम्मेदारी होती है। कानूनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती है। संसद में वो कुछ भी अपना बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके अगेंस्ट कोई कानूनी चार्ज या कुछ नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो सही नहीं है। तो इसमें जो पूछा है कौन सा गलत कथन है, तो यही कथन गलत है, कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। पूछा है, प्रथम संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर रहेगा कोई भी कानून तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। तो पूछा है कौन सा प्रथम संविधान संशोधन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। देख लीजिए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 99th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2015 में इसको भी रद्द किया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित करना था। जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ना उनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी मतलब एक संस्था गठित करनी थी जो अपॉइंटमेंट को देखेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे नियुक्तियों में दखलंदाजी नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी का अपना अपना काम है। लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, वो भी अगर न्यायपालिका का काम करने लगी, विधायिका न्यायपालिका का काम देखने लगी तो ये तो गलत है। ऐसे भी हमारे बहुत सारे संविधान में ही प्रावधान किया गया है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रॉम न्यायपालिका से, विधायिका का न्यायपालिका से पृथक होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और मुझे ही उसका न्यायपालिका बना दिया जाए, मतलब मजिस्ट्रेट का अधिकार दे दिया जाए, तो क्या होगा। मैं अपने अगेंस्ट कुछ भी आरोप को गलत साबित ही नहीं होने दूंगा। इसीलिए पहले बहुत ज़्यादा मजिस्ट्रेट पावर दिया जाता था, लेकिन अभी जो डीएम हो चाहे एसडीएम हो उन लोगों का मजिस्ट्रेट पावर बहुत कम कर दिया गया है। तो ये भी रद्द किया था 99th अमेंडमेंट एक्ट भी, लेकिन वो पहला नहीं था। प्रथम संविधान संशोधन जिसको रद्द किया था ये था 39वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था। तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस हुआ था। इंदिरा गांधी वर्सेस राज
नारायण। इस केस में इंदिरा गांधी के पद को खारिज करने के लिए कहा गया था कि ये गलत तरीके से कानून को या देश को चला रहे हैं। तो 39वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका स्पीकर लोकसभा, इन लोगों का जो भी मतलब चुनाव विवाद होगा, और प्रधानमंत्री, ये 4 जो पोस्ट हैं, इनका जो कुछ भी इनका चुनाव से रिलेटेड जो भी केस होगा वो संसद के नियमों के अनुसार जांच कमेटी बैठेगी या संसद के नियमों के अनुसार ही उनका कुछ भी एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जा सकता है, चाहे चुनाव विवाद हो या कुछ भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 39वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था कि नहीं, ये गलत है। इसी तरह 99 में भी किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए निर्मित यूटी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए नया नया बना हुआ है यूटी, तो आपको जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जैसे लोकसभा में कितने सीट हैं, इसके राज्यसभा में कितने सीट हैं, और डिलिमिशन कमीशन वहाँ गठित किया गया है। डिलिमिशन कमीशन मतलब विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में एरिया वाइज बांटने के लिए। चलिए देखते हैं नए निर्मित यूटी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थायी समिति के सदस्यों को किस अनुपात में लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है? स्थायी समिति कौन सा होता है? जिसका गठन हर 1 साल पे, इनका गठन मैक्सिमम कितने समय के लिए किया जाता है? स्थायी समिति का 1 साल के लिए। एक होता है तदर्थ समिति, जिसको एडहॉक कमेटी भी बोलते हैं, जिसका गठन किया जाता है जब जरूरत पड़ेगा, उसका गठन किया, वो अपना काम किया, रिपोर्ट सौंप दिया, वो खत्म हो गया। लेकिन स्थायी समिति हर साल गठित होगी, हर साल, और अगर जरूरत पड़े तो पहले भी गठित किया जा सकता है। तो स्थायी समिति के सदस्यों को किस अनुपात में लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है? तो देखिए स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 और 10, 21 होता है लोकसभा से और 10 होता है राज्यसभा से। सब लगभग देख सकते हैं 2:1 है, 10 दूनी 20 और 1। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? 2:1। इन लोगों को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इनका चुनाव करता है। अभी शायद 24 स्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, बोली, संस्कृति इत्यादि के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? देखिए सही आंसर है अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है माइनॉरिटीज को। अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है सभी का, वो माइनॉरिटी भी हो सकता है, मेजॉरिटी भी हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है माइनॉरिटी, और अनुच्छेद 30 में दिया एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो एनी सेक्शंस में क्या होता है? सभी आ जाते हैं, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सबके लिए। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ है बताइए? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी है जापान में। 1972 में शायद इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की। किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र प्राप्त हुए हैं, या जिनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र थे? सही आंसर है मोहम्मद गौरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में झंडा समिति फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, कलर ऑफ लाइट किससे निर्धारित होता है? सही आंसर है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। जैसे ये तरंग है तो वेवलेंथ किसको बोलते हैं? दो कर्मागत शीर्षों या दो कर्मागत टफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जहां सबसे निम्न बिंदु रहता है उन दोनों के बीच की दूरी या दो कर्मागत शीर्षों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज में नामा जाता है। प्रति सेकंड किए गए तरंगदैर्घ्य को क्या कहते हैं? आवृत्ति। प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो सही आंसर क्या है? रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की मदद के लिए मंत्रिमंडल का प्रावधान है? ऐसा कौन कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? एक तो होगा राष्ट्रपति के लिए और दूसरा होगा राज्यपाल के लिए, कि उनके हेल्प के लिए मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रावधान है। तो दो है, तो राष्ट्रपति के लिए कौन सा होगा? 74 और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 163। There shall be a council of ministers headed by PM to help the president. राष्ट्रपति के कार्यों की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और इसी तरह राज्यपाल की मदद के लिए राज्य में होगा। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के लिए, अनुच्छेद 163 राज्यपाल के लिए। भारत की चौथी लंबी, फोर्थ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? फोर्थ लॉन्गेस्ट। सही आंसर है, देखिए आपको पता है BCPN MBA, ये है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले क्या है? बी, तो सबसे लॉन्गेस्ट किसके साथ आती है? बांग्लादेश के साथ। फिर सी से चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर एम से नेपाल। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एम से म्यांमार, ये हो गया फिफ्थ, बांग्लादेश सिक्स्थ, ए से अफगानिस्तान। 7 देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो फोर्थ नंबर पे कौन है? नेपाल। तो पहला आंसर हो जाएगा नेपाल, इसके साथ फोर्थ लॉन्गेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और सबसे ज्यादा लंबी लगती है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम कहाँ किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। अगर पूरी जगह छठी लॉन्गेस्ट तो किसके साथ है? भूटान। देखिए पहला जो है बी वो है बांग्लादेश और ये जो बी है ये भूटान के साथ। भारत के आइंस्टीन के नाम से प्रसिद्ध थे, किन्हें कहा जाता था भारत का आइंस्टीन? सही आंसर है नागार्जुन। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों? बहुत सारे इसमें से हार्मोन निकलते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को, उपापचयी कार्यों, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म सबको नियंत्रित करता है। और पीयूष ग्रंथि का जो मास्टर है इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो हाइपोथैलेमस पीछे वाला पार्ट जो है उसमें पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। आगे वाला पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रम, जो मेमोरी का सेंटर है जहां पे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी किस एक्ट के द्वारा? देखिए 1813 के जो एक्ट है, 1813 का एक्ट, इसके तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए सही आंसर है 1835 के मैकॉले के मिनट्स द्वारा। टीबी मैकॉले थे, मैकॉले। इनके मिनट्स के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी कि हाँ भारत में भी अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए, साइंस पढ़ाना चाहिए। इस तरह किस एक्ट को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कि भारत में जो दो तरह के शिक्षा के प्राच्यविद और आंग्लविद, मतलब कुछ लोग थे जो चाहते थे कि प्राचीन भाषाओं जो संस्कृत फारसी इनमें शिक्षा दी जानी चाहिए, और कुछ चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा में दी जानी चाहिए शिक्षा। तो ऑप्शंस यही है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 के 14 के जो क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस है वही ऑप्शंस है। आंसर बताइए किस एक्ट को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सही आंसर है वुड्स डिस्पैच। 1884 का वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, इसको माना जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट देखिए किस वायसराय के काल में आईपीसी पारित किया गया? पारित तो समझ रहे हैं ना, आईपीसी लिखे गए वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, लिखा गया था किसी और के काल में, पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862, लेकिन आईपीसी को लिखा किसने था? मैकॉले ने। तो याद रखिएगा लिखा था मैकॉले ने, लेकिन किस वायसराय के काल में पारित हुए? लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के काल में।